नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ राजीव कपूर है, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हैं। अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। साथ ही हमारे साथ क्वांटम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर CIO हमारे साथ होंगे चिराग मेहता, जिनसे हम गोल्ड मार्केट की बारीकियों को समझेंगे, गोल्ड फंड्स को लेकर, गोल्ड ETF को लेकर उनसे बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको फटाफट से टॉप 10 खबरें बता देते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आज हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। वहीं चांदी, जहाँ पर धीरे धीरे अब खरीदारी बढ़ रही है, चांदी में अब 300 रुपये से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। 57,500 रुपये के करीब भाव MCX पर आ गया है। क्रूड में आज दायरे में कारोबार है, $94.5 के आसपास ब्रेंट है। MCX पर भी एक रेंज में ही, टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर NG की बात करें तो आज हल्की तेजी है, लेकिन जो मांग भी यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर कम है। उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है US का, साथ ही एक्सपोर्ट भी वहाँ से बम्पर हो रहा है। 550 रुपये के आसपास MCX पर नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। आज बेस मेटल्स में, ज़्यादातर बेस मेटल्स में आज तेजी है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा तेज है, 210 रुपये के ऊपर है। कॉपर वहीं कम सप्लाई से 662 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। अब बाकी एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा, जहां पर सिंथेटिक सप्लाई से लगातार दबाव बना है, आज की बात करें तो MCX पर 988 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं बाकी एग्री मार्केट की बात करें, कॉटन यहां पर भी आज तेजी दिख रही है, 32,450। हालांकि 4 दिन पहले जो 35,000 के लेवल से अगर देखें तो करीब 3,000 रुपये नीचे भाव अभी भी हैं। कॉटन के अलावा कुछ स्पाइसेस की अगर बात करें, धनिया, जीरा और हल्दी में कल जबरदस्त तेजी दिखी, आज हल्की तेजी है। अक्टूबर का वायदा 7,400 के ऊपर, नवंबर का वायदा 7,625 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। धनिया में हल्की तेजी है, 11,400 के ऊपर, लेकिन जीरे की कीमतों पर दबाव आज भी दिख रहा है, 23,500 के नीचे कारोबार हो रहा है। चलिए अब वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की ओर, और सबसे पहले गोल्ड मार्केट का आउटलुक समझते हैं। हमारे साथ चिराग मेहता जी बने हुए हैं। चिराग, क्या लग रहा है, जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर्स थे, हालांकि अनुमान के आसपास ही थे एनुअल इन्फ्लेशन के नंबर, क्या लग रहा है यहाँ से, किस तरह से बाजार को क्या चाहिए, गोल्ड को क्या, कौन से ऐसे ट्रिगर चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसकी शाइनिंग खत्म होती जा रही है, सेफ हेवन के तौर पर डॉलर को ज़्यादा तरजीह मिल रही है, कब तक क्या ऐसे ट्रिगर चाहिए गोल्ड को कि यहाँ से अच्छी तेजी दिखेगी गोल्ड में? जी विश्व मोहन जी, अगर गोल्ड देखें तो आई थिंक जितने हेडविंड्स हैं उसके मुकाबले गोल्ड ने काफी अच्छा पोजीशन मेंटेन किया है अपना। जैसे आपने कहा कि कैटलिस्ट या ट्रिगर्स की राह देख रहे हैं, तो इसमें ट्रिगर्स किस तरह से आएंगे, 3 सिनारियो पैन आउट होते हैं यहाँ से। एक होता है कि एक स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो जिसे बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ सफर करता है, इन्फ्लेशन स्टिकी रहता है, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं हम। अगर वो सिनारियो अगर पैन आउट होता है, जैसे हम कंडीशंस देख रहे हैं कि रिसेशनरी कंडीशंस थोड़े थोड़े आ रहे हैं और इन्फ्लेशन काफी स्टिकी दिख रहा है, एटलीस्ट टिल जनवरी हमारा मानना है कि इन्फ्लेशन काफी हद तक ऊपर के लेवल्स पे ही रहेगा। उसके बाद में जो जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस आते हैं या सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस आते हैं, उसके हिसाब से वो पैन आउट होगा। मगर अगर स्टैगफ्लेशन जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, मगर अगर होता है तो एक गोल्ड में एक रीप्राइसिंग होगा। दूसरा सिनारियो अगर आता है वो है जिसमें ग्रोथ काफी सफर कर जाता है, क्योंकि अग्रेसिव टाइटनिंग सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, और अगर वो रेयर व्यू मिरर में देख के टाइटनिंग कर रहे हैं, अगर उसके वजह से ज्यादा टाइटन कर लिया और इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती है, तो उसमें फेड या बाकी सेंट्रल बैंक से एक यू टर्न ले लेंगे अपनी पॉलिसी में, तो वहां पे उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ हद तक इरोड हो जाएगी, और जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं डॉलर में या यील्ड्स ऊपर देख रहे हैं वो रिवर्स होने चालू हो जाएंगे। सो वो सिनारियो बहुत ही बुलिश होगा गोल्ड के लिए। एक अच्छी रीप्राइसिंग हम देखेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी एसेट क्लासेस में बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी वीक होगी, तभी रिसेशनरी कंडीशंस होंगे। सो अगर वो सिनारियो पैन आउट होता है तो आई थिंक गोल्ड में काफी अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। और तीसरा सिनारियो जिसमें गोल्ड सफर कर सकता है वो होता है एक सॉफ्ट लैंडिंग सिनारियो। अगर सेंट्रल बैंक्स उतना ही टाइटन करती हैं जितनी जरूरत है, जिससे इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, ग्रोथ काफी हद तक मेंटेन होता है, अगर वो सिनारियो पैन आउट होता है तो उसमें गोल्ड में नीचे की स्तर हम देख सकते हैं। मगर वो सिनारियो की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। हमने
पहले भी कई बार देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ट्राई करते हैं टाइटनिंग करने के लिए, मगर वो सिनारियो उतना सही तरीके से पैन आउट नहीं होता है। सो एक सॉफ्ट लैंडिंग काफी हद तक रूल आउट हो जाता है, और पहले दो सिनारियो की संभावना ज्यादा है। और अगर वो दोनों सिनारियो पैन आउट होते हैं, मे बी नियर टर्म 3-6 मंथ्स गोल्ड अभी भी रेंज बाउंड रहने की संभावना है, और उसके बाद वन ऑफ दीज ट्रिगर्स गोल्ड को ऊपर लेके जाएंगे। ओके जतिन, जिस तरह से कल हम देखे, कल जब इन्फ्लेशन के नंबर आए थे और जो वहां से रिकवरी दिखी गिरावट के बाद से, जबरदस्त रिकवरी दिखी। कॉमेक्स गोल्ड में करीब करीब $30 के आसपास की मुझे लगता है कि रिकवरी वहां पर देखने को मिली थी। क्या वजह थी, क्यों इतनी अच्छी रिकवरी आई, और क्या यहां से बाजार में एक एपेटाइट है गोल्ड खरीदने को लेकर? क्या गोल्ड में भी यहां से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जतिन? गुड मॉर्निंग विश्व जी। देखिए, मार्केट के अंदर जब कोई बड़ा ट्रिगर जो रहता है उसके पहले कौन सी ट्रेंड रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिस तरह से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो भी एक सबसे बड़ी ड्राइवर है मार्केट के लिए, और दी अपसाइड और डाउन साइड। अनुमान के हिसाब से देखने जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ के आया था, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले वक्त जो आया था डेटा 8.3 का, उसके सामने कम आया। तो ट्रेंड जो है वो इन्फ्लेशन का धीरे धीरे स्लो पेस से नीचे की तरफ आ रहा है, जो यूएस इन्फ्लेशन जो है वो। लेकिन साथ ही साथ में जो ट्रेंड था सभी कमोडिटीज का वो बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा वीक था। तो उसके कारण से ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली जो थी वो तुरंत देखने मिली, और खास करके जो डॉलर इंडेक्स के अंदर अंदर जो ट्रेंड था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। ऑलरेडी हमने 110 के लेवल से लेके 113 के बियॉन्ड डॉलर इंडेक्स के अंदर रेट्स देखे थे। तो उसके बाद से उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिली, और उसका जो रिपल इफेक्ट है वो सभी एसेट क्लास में देखने मिला था, इंक्लूडिंग कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी। तीनों ही एसेट क्लासेस में हमने देखा कि उसका रिपल एक्शन जो है वो आया। डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट आई थी, एक नीचे रिएक्शन जो हायर तरफ एस्केलेशन हुआ डेटा के बाद, उसके बाद सभी को ये अनुमान जो है, जो शॉर्ट पोजीशन थी सबने कवर करना शुरू किया, क्योंकि सभी ने ये एक कंसेंसस बना लिया था कि ये जो इन्फ्लेशन है भले थोड़ा थोड़ा पेस से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो इतना ज़्यादा शॉर्ट करके भी पोजीशन बना के रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ट्रेंड जो था वो ऑलरेडी वीक हो चुका था। ये ओवरसोल्ड जोन से जो पूरा बाउंस आया है, ये जो पूरा प्ले है मार्केट का ये है। अभी यहाँ से जो गोल्ड के लिए आउटलुक बन रहा है वो अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरह से मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया इन्फ्लेशन का, वो मुझे लग रहा है पूरा कवर कर लेगा। 50,700, 50,500 ये जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर मुझे लग रहा है वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए देखने मिलेगा। आज के दिन फ्राइडे का दिन है, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रह सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है हायर साइड में अराउंड अबाउट 51,000 से लेके 51,200 जो है वो नेक्स्ट उसके लिए ट्रिगर रहेगा। जिस तरह से कल इवनिंग सेशन में वहां से गिरावट आई थी, फिर से वही लेवल्स मुझे लग रहा है फिर से वो छूने जाएगा। ओके जतिन जी, आपने जो टारगेट दिया है 50,950 वो हिट हो चुका है। अपने टारगेट को रिवाइज करना चाहेंगे आप? जी मैंने वही बताया, 51,100 से लेके 51,200 का मैं टारगेट दे रहा हूँ। ओके, 51,100 से 51,200 जतिन जी का नया टारगेट है। अमित जी, आप क्या देख रहे हैं? 50,950 के आसपास करंट भाव है, मौजूदा स्तरों पर गोल्ड पर आपकी सलाह क्या है? अमित जी म्यूट है आपका ऑडियो सर। सर कहिए, आप कुछ कह रहे थे आप। शायद इनके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। राजीव जी के यही आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, 50,950 रुपए पे गोल्ड का करंट भाव है, इन भाव पर क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। उनके सत्र में डेटा एक रैली देखी, जनरली ऐसा देखते हैं डेटा के बाद जो भाव टूटते हैं और उसके बाद रिकवरी होती है, तो अगर कल का स्तर अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो मुझे लगता है फर्दर रैली देखने को मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि करंट दाम से भी गोल्ड को खरीदा जा सकता है। हालांकि 51,200 एक अहम रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से मार्केट पिछले 3-4 घंटे से एक दायरे में कंसोलिडेट किया और उसके बाद उस दायरे को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 51,200 के लिए करंट दाम से भी खरीदा जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा स्टॉप लॉस दूंगा 760 रुपए का, तो 760-750 के स्टॉप लॉस से करंट रेट से भी खरीद सकते हैं फॉर 51,200। और अगर 51,200 के ऊपर गोल्ड सस्टेन करता है तब हम इसमें फर्दर रैली देख सकते हैं टुवर्ड्स 51,500। स्टॉप लॉस जो दिए गए हैं 50,750 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पर भी आप खरीद सकते हैं। पहला टारगेट 51,200 के आसपास का है, वो टारगेट अचीव होगा तो 51,500 तक भी भाव जा सकता है। अमित जी, आपका व्यू गोल्ड पर?
जी नमस्कार ऋषिमोहन जी। नमस्कार सर। जी देखिए, मेरा भी काफी सिमिलर व्यू है। सिर्फ मेरा ये मानना है कि आज के रिटेल सेल्स डेटा के पहले एक डिप देखने मिल सकती है गोल्ड में, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 50,700 के करीब। इमीडिएट तौर पर 51,150 और 3 से 4 सेशन का व्यू ले तो 51,500, ये दो बड़े टारगेट उभर कर आ रहे हैं गोल्ड में। चलिए, ये व्यू है गोल्ड पर अमित जी का। चलिए, अब चिराग हमारे साथ है। सर, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ फेस्टिव मौका है, बहुत सारे लोग गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। क्या फर्क है? क्या गोल्ड फंड का निवेश सिर्फ गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स में ही होता है, तो डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहिए या गोल्ड फंड्स? क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी, आपने सही कहा है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड है, वो गोल्ड ईटीएफ बाय करते हैं। गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड बाय करता है। सो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फिजिकल गोल्ड की एक्सपोजर मिल जाती है। सिर्फ एक जो गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या देता है, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर भी आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको अक्यूमुलेट करना है, से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए गोल्ड अक्यूमुलेट करना है, तो आप एसआईपी के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो गोल्ड ईटीएफ में अवेलेबल नहीं होता है। गोल्ड ईटीएफ में आपको हर महीने अपने ऑनलाइन ब्रोकिंग अकाउंट में जाके खुद खरीदना पड़ता है। मगर गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप 5 साल 10 साल के लिए आप गोल्ड हर महीने, हर वीक, जब भी जैसे भी आपको बाय करना है कर सकते हैं। सो दोनों में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिकल गोल्ड के एक्सपोजर मिल जाती है, क्योंकि हर एक यूनिट फिजिकल गोल्ड से बैकिंग होता है और आपको प्योरिटी की चिंता नहीं है। जो आपको फिजिकल गोल्ड में नॉर्मली इश्यूज आते हैं प्योरिटी के, वो आपको गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं आते हैं। सो ओवरऑल काफी प्राइस एफिशिएंसी देते हैं ये दोनों प्रोडक्ट आपको गोल्ड के लिए, क्योंकि ये होलसेल मार्केट प्राइसेस आपको रिटेल लेवल पे छोटे से छोटे डिनोमिनेशन में लाके देते हैं। फिजिकल गोल्ड में जो आपको नहीं मिलता है, आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है जब भी आप छोटा डिनोमिनेशन बाय करते हैं। सो ओवरऑल ये दोनों फंड्स काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस लिए गोल्ड बाय कर रहे हैं, कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन के लिए बाय कर रहे हैं तो ही ज्वेलरी के लिए तरफ जाइए या फिजिकल के लिए तरफ जाइए, और इन्वेस्टमेंट में ये जरिए काफी अच्छे हैं। सर, गोल्ड ईटीएफ के एग्जिट कॉस्ट को लेकर तो हम समझ गए कि रियल टाइम बाइंग हो रही, तो उस तरह का एग्जिट लोड नहीं है। क्या गोल्ड फंड्स में, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में क्या एग्जिट लोड का टेंशन है? क्या लॉक इन पीरियड जैसी भी कोई दिक्कत है, या ओपन एंडेड है तो कभी भी हम निकल सकते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है गोल्ड फंड्स में? हर एक फंड की अलग अलग तकनीकी होगी, मगर हमारा जो फंड है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप कभी भी एंट्री, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। सो इट इज एज गुड एज ईटीएफ के बदले अगर गोल्ड फंड बाय करना है तो आप दोनों में कोई एग्जिट, कोई लॉक इन नहीं है। कितना होगा आपके फंड का, गोल्ड फंड का? सॉरी, एक्सपेंस रेशियो सर क्या होता है गोल्ड फंड्स का? जी, एक्सपेंस रेशियो अगर सब फंड्स का देखें तो अराउंड 0.5 to 0.8% के बीच में सबके एक्सपेंस रेशियो है। हर साल आपको वो कॉस्ट देना पड़ता है, और वो कॉस्ट जनरली गोल्ड की स्टोरेज, गोल्ड की इंश्योरेंस, जो गोल्ड फंड्स होते हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर लेते हैं, जैसे कि टेररिज्म कवर भी इंश्योर्ड होता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं और बैंक के लॉकर में रखते हैं तो उसको इंश्योर करना लगभग नामुमकिन जैसा होता है, मगर इधर जो भी गोल्ड है पूरा इंश्योर्ड होता है। सो इसके लिए उनके जो कॉस्ट होते हैं वो लग जाते हैं। मगर आपको जब भी बाय करते हैं तो होलसेल मार्केट दाम पे बाय कर रहे हैं। सो अगर फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो आपको उसके ऊपर प्रीमियम देने पड़ते हैं। सो अगर दोनों का बराबरी करें तो इधर हर साल का एक्सपेंस रेशियो है, उधर अप फ्रंट जब भी आप बाय कर रहे हैं तभी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड में। सो ये दोनों चीज ध्यान में रख के आपको आपका चॉइस चुनना चाहिए, वेदर फिजिकल गोल्ड बेटर है या गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड बेटर है, ताकि आप पूरे कॉस्ट इन्वॉल्व कर सके। ओके सर, बहुत छोटा एक जवाब आपसे चाहूंगा। गोल्ड फंड्स अगर मैं खरीदता हूं, आज अगर खरीद रहा हूं अभी, तो क्या एनएवी जो कल का जो एनएवी होगा वो लागू होगा, या करंट वाला एनएवी लागू होगा, या ट्रेडिंग आवर के बाद जो एनएवी होता है वो गोल्ड फंड्स में लागू होगा, या रियल टाइम मिलेगा मुझे? सो गोल्ड फंड्स में जो गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे गोल्ड सेविंग फंड बोलते हैं, उसमें आपको आज के दिन के एंड का जो एनएवी होता है वो मिलेगा। अगर आप ईटीएफ बाय करते हैं तो जो भी अभी गोल्ड प्राइस चल रहा है वो गोल्ड प्राइस के हिसाब से आपको गोल्ड ईटीएफ के प्राइस मिलेंगे।
सो यानी अगर रियल रियल टाइम टाइम आपको जी जी बाय आप करना है वही गोल्ड प्राइस पे, तो गोल्ड ईटीएफ सही जरिया है। अगर आपको डे एंड का एनएवी चलता है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक सही जरिया है। ओके, शुक्रिया चिराग, आपने पूरी बारीकी बताई कि अगर आपको गोल्ड ईटीएफ रियल टाइम आप वहां पे खरीद सकते हैं प्राइस देखकर, और जो एंड जब ट्रेडिंग आवर बंद हो जाएगा उसके बाद का एनएवी आपको गोल्ड फंड्स में मिलता है। शुक्रिया, आपने तमाम डिटेल्स यहाँ पे गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ को लेकर जितनी भी उलझने थे वो दूर करने के लिए। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। चांदी पर बात रह गई थी। जतिन, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? चांदी में क्या करना चाहिए? अच्छी रिकवरी अब धीरे धीरे दिख रही है, 300 रुपए ऊपर है, 57,420 पे फिलहाल ट्रेड कर रही है चांदी। जरूर आज के दिन चांदी में रिकवरी चल रही है, जिस तरह से कल इवनिंग में एक वॉलेटिलिटी देखने मिली थी इन्फ्लेशन डेटा के बाद, लेकिन अभी भी जो कल के जो 6 बजे के पहले के जो रेट्स थे 57,900 57,900 950 के आसपास के लेवल्स, वो अभी भी जो है वो रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है 57,200 57,150 ये जो रेंज है वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए देखने मिल सकते हैं आज के दिन में, और हायर साइड पे 57,800 से लेके 57,900 ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो आज के दिन बना हुआ रह सकता है सिल्वर के अंदर। तो जब तक बड़े पैमाने में 58,000 के नीचे है तब तक ब्रॉडली जो है वो ये वॉलेटाइल रेंज जो है पकड़ के रह सकता है 58,000 से लेके 57,000 के बीच में। जैसे 58,000 के ऊपर फिर से ट्रेड करना शुरू करता है, एक अनदर लेग ऑफ रैली जो है वो देखने मिल सकती है, जो उसको फिर से 59 से लेके 60 के आसपास तक का जो लेवल है देखने लेके जा सकता है। अमित जी, आपका व्यू चांदी पर? के करीब सपोर्ट लेगी चांदी, और अपसाइड में 57,800 का ही मैं व्यू देना चाहूंगा। तो ये एक रेंज आज के दिन में रह सकती है। चांदी में आप क्या सलाह दे रहे हैं राजीव जी? कॉपी पेस्ट है जी, बिल्कुल सेम कॉल है मेरी भी। 57,100 पर खरीदना चाहिए, 56,780 का स्टॉप लॉस, 57,700 का टारगेट। 58,000 के ऊपर चांदी चलती है तो फिर हम एक ब्रेकआउट देखें, जैसा जतिन जी ने बताया, बिल्कुल सिमिलर व्यू है हमारा भी। अब जतिन जी, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। आज दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है, क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में कोई ऑप्शंस की अगर आपके पास रणनीति है तो वो भी बता दीजिएगा। विश्वा जी, अभी थोड़ा हम एक्सपायरी के नज़दीक है तो ये ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना बेहतर ऑप्शन नहीं होगा फिलहाल। तो 19-20 अक्टूबर के बाद ही ऑप्शंस के अंदर जो है वो ट्रेड लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि एक्सपायरी के वक्त ये जो है वो प्ले करना सही नहीं रहेगा। फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड दे दूंगा मैं, लेवल्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं मुझे बाइंग के हिसाब से। कल इवनिंग सेशन में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के कारण एक अच्छी खासी तेजी फिर से देखने मिली है, अभी भी मुझे लग रहा है जो ये वो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है क्रूड का। अपसाइड जो है वो रैली जो है वो ज़्यादा देखने मिलेगी। 7300 का आज इंट्राडे में सपोर्ट लेते हुए देखने मिलेगा। 7300 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तो ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा लॉन्ग साइड का। हायर साइड में 7440 7450 के टारगेट्स के लिए क्रूड के अंदर बाइंग का रुझान रहेगा। ये जो ओपेक की जो ये अपडेट आई थी कि प्रोडक्शन कट की, ये हमेशा जब भी रहता है मार्केट के अंदर तो ये ड्राइवर रहता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी की जो भी अभी न्यूज़ फ्लोज आती है या जो भी रिएक्शन होता है मार्केट का किसी भी और न्यूज़ पर, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये पकड़ के रखना चाहिए। जब तक यूएस की तरफ से कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्शन हाइक के नंबर्स नहीं आ जाते तब तक ये व्यू पॉइंट बना के चलना है कि ब्रॉडली क्रूड अब यहाँ से पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, आपका व्यू क्रूड को लेकर क्या है और ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या राजीव जी? विष्णु जी, ऑप्शन में तो स्ट्रेटेजी नहीं है, बट क्रूड को फ्यूचर्स में ही ट्रेड किया जा सकता है। अराउंड 7320 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 7260 का। पहला टारगेट रहेगा 7450। अगर मार्केट 7450 के ऊपर सस्टेन करता है तब 7580 से 7600 के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। ये हमारा जो व्यू है ये 2 से 3 दिन के नजरिए से। ओके, अमित जी, क्रूड और एनजी पर आपका व्यू आज के लिए? जी, दोनों पे ही फिलहाल बाय का व्यू है। मेरा मानना है कि फर्स्ट टारगेट मेरा भी 7,450 के करीब है, और पोजिशनली 3 से 4 दिन का व्यू देखा जाए तो 7,600 के पार भी प्राइस जा सकती हैं क्रूड ऑयल में। अगर एनजी की बात करें, मेरा मानना है कि 540 से 45 के बीच एक बार बाइंग करना ज्यादा बेहतर एंट्री होगी, और अपसाइड में ओवरऑल 565 टू 570 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं क्रूड और एनजी को लेकर। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। आज फिर से एल्युमिनियम में अच्छी तेजी दिख रही है, 211 रुपए के आसपास यहाँ पर एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी का ही रुख है। जतिन जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आज आपको?
यस, जैसे कि मैंने बताया कि सभी कमोडिटीज के अंदर जो है वो ये बाइंग का जो मोमेंटम है वो चलते रहना चाहिए। और बेस मेटल में मेरी जो दोनों टॉपिक है वो एल्यूमिनियम और कॉपर है। कॉपर 661 662 ये रेंज मुझे पसंद आ रहा है बाइंग के हिसाब से, 655 की स्टॉप लॉस के साथ में, और हायर साइड में 669 672 के टारगेट्स के लिए ये इंट्राडे ट्रेड रहेगा। और एल्यूमिनियम के अंदर एक स्विंग ट्रेड में देना चाहूँगा कि उसने एक अच्छे खासे लेवल्स ब्रेक किए हैं। जो रशिया की जो बैन्स, न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बैन्स का जो अपडेट है यूरो की तरफ से, तो उसके बाद ये एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा-सा फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ निकल के लिए भी। क्योंकि हम एल्यूमिनियम में अभी फ़िलहाल एक्टिव हैं एमसीएक्स पर, तो इसमें जो है वो लेवल्स अच्छे खासे लग रहे हैं। 210 के आस-पास भी बाय करके चल सकते हैं, 205 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 218 से 220 के टारगेट्स के लिए एल्यूमिनियम के अंदर स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी से बाइंग साइड। स्विंग ट्रेड के लिए एल्युमिनियम बाई कर सकते हैं 218 के लिए, लेकिन दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं, इसलिए 205 का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिएगा। राजीव जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में आज? मुझे भी एल्युमिनियम अच्छा लग रहा है। थोड़ा करेक्शन आने पे 209 रुपये 50 पैसे के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 207 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 214 रुपये का टारगेट लगता है। इसमें अर्ली चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट बहुत पॉसिबल है आज और कल के, मतलब मंडे के सत्र तक अचीव होना है। अमित जी, फटाफट से एक कोई मेटल बता दीजिए जो टॉपिक है दिन के लिए। देखिए, काफी सिमिलर व्यू है। एल्यूमिनियम में 209 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन है, 206 के स्टॉप के साथ, 214 का टारगेट। पोजिशनली मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में काफी बड़ी रैली आ सकती है, 221 से 229 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं, तो एल्यूमिनियम में तेजी करके चलना बेहतर हो सकता है। ओके, यानी बहुत ही कॉल है एल्युमिनियम को लेकर, तीनों जानकारों को लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस अलग अलग है। 205 से लेकर 207 के बीच का स्टॉप लॉस है, आप तय कर लीजिए किसे आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तेजी का व्यू है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा। खरीदारी की सलाह एल्युमिनियम को लेकर है। शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन जी आपका, और राजीव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं